चलिए, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? तो इसका राइट जवाब है अवतल दर्पण। दूसरा सवाल है, दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा एफ बराबर आर बटे 2। इसका राइट जवाब है एफ बराबर आर बटे 2। चलिए अगला सवाल है, ध्यान से देखिए। समान दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है, तो वह है राइट जवाब 25 सेंटीमीटर। समान दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है 25 सेंटीमीटर। अगला सवाल लेकर आते हैं, आप लोग भी ध्यान से देखिए और फटाफट लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? तो वह है लाल रंग। कौन सा रंग है? लाल रंग। चलिए अगला सवाल है, मानव की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है, यानी कि मानव के रेटिना पर वस्तु का किस तरह का प्रतिबिंब बनता है? तो वह है वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। चलिए राइट, आप भी राइट मारे। अगला सवाल है, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है किसके कारण? तो प्रकाश के परिकिरणन के कारण। किसके कारण? प्रकाश के परिकिरणन के कारण। बहुत बढ़िया। अगला सवाल है, 7 नंबर। किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? तो वो है अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। इस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। चलिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें और 2023 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस नोट की गई है, देखना ना भूलें। निम्नलिखित में से कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? वह कौन सा लेंस है जो निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो वह है अवतल लेंस। कौन सा लेंस? अवतल लेंस। बहुत अच्छा। 2023 में ये पूछे जाएंगे, इसको VVI की तरह याद करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। निम्नांकित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है? कौन सा उपकरण है जो विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है? तो वह है गैल्वेनोमीटर। कौन सा? गैल्वेनोमीटर। चलिए अगला सवाल है, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? तो जवाब दीजिए। मैक्सवेल थे जिन्होंने दाएं हाथ के अंगूठे का नियम को प्रतिपादित किया था। चलिए अगला सवाल है आपके लिए कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा वोल्ट। वोल्ट विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। हम अगला सवाल लेकर आ रहे हैं, फटाफट आप लोग भी टिक कीजिए। निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा श्रेणी क्रम के द्वारा संयोजन की जो प्रतिरोध की मात्रा होता है वो बढ़ता है। अगला सवाल है 13 नंबर का, और सवाल है, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। चुंबकीय बल रेखा की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? तो वो काल्पनिक होती है। कैसा होता है? काल्पनिक। बहुत अच्छा, आप लोग भी अच्छा ध्यान दे रहे हैं, गुड। अगला सवाल है, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो यह आपको जूल में आंसर देना और इसका राइट जवाब होगा 3.6 गुना 10⁶ जूल। कितना हो जाएगा? 3.6 गुना 10⁶ जूल। ये अगला सवाल है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा जो है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। अगला सवाल है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है?
वह कौन सा लेंस है जिसे अपसारी लेंस भी कहा जाता है? तो वह है अवतल लेंस। कौन सा लेंस है? अवतल लेंस, जिसे अपसारी लेंस के नाम से जाने जाते हैं। चलिए अगला सवाल है, देखिए आप लोग और सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सवाल है प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? प्रकाश का जो प्राथमिक वर्ण है यानी कि रंग है वो कौन सा है? तो प्रकाश का जो प्राथमिक वर्ण यानी कि रंग होते हैं वो लाल, नीला, हरा, उपयुक्त सभी है। क्या है? सभी है। प्रकाश का जो प्राथमिक वर्ण रंग होते हैं वो लाल, नीला, हरा सभी होते हैं। चलिए आप लोग भी अच्छे से याद करके रखे हैं। 2023 में पूछे जाने वाले सवाल है, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? हमारी जो आँख होती है उसमें कौन सा भाग होता है रंगीन? तो वो है आइरिस। चलिए डियर भैया जमुई यूट्यूब चैनल प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। चलिए अगला है, एक एचपी बराबर कितना वाट होता है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 746 वाट। कितना वाट? 746 वाट। बहुत बढ़िया। एक एचपी बराबर होता है 746 वाट। चलिए अगला सवाल है 20 नंबर का, और ध्यान दीजिए सवाल पे लिखा हुआ है, विशालक शीशा होता है, विशालक शीशा होता है तो वह है अवतल लेंस। कौन सा लेंस? अवतल लेंस, जिसे हम मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहते हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास होता है तो वह है अवतल लेंस का। चलिए अगला सवाल लेकर आते हैं जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रभावित होती है तो गतिशील कण क्या है? जब कोई धारा प्रभावित होती है तो उसमें गतिशील क्या है? तो वो है इलेक्ट्रॉन। क्या है? इलेक्ट्रॉन। अगला सवाल है, एम्पियर घंटा मात्रक है, एम्पियर घंटा मात्रक है और वो है आवेश का। एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? आवेश का। अगला सवाल है, ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर है? निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर है? तो वो है जूल बटे ये जे बाय एस, जे बाय एस, जे बटे एस। चलिए अगला सवाल है, विद्युत धारा का मात्रक है, विद्युत धारा का मात्रक है तो वो है एम्पियर। क्या है? एम्पियर। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर है। अगला है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है? तो वो है CO2। कौन सा गैस है? CO2। चलिए अगला सवाल है, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? हमारे शरीर में जो भोजन का पाचन की क्रिया होती है वो किस तरह का अभिक्रिया है? तो यह उपचयन अभिक्रिया। कौन सा? उपचयन अभिक्रिया। चलिए अगला सवाल है, कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब कौन सी अभिक्रिया होगी? तो वह है ऊष्माक्षेपी। कौन सी अभिक्रिया? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अगला सवाल लेकर आ रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो वो है Cu। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील है? तो वह है Cu। चलिए अगला सवाल है 29 नंबर का सवाल है, और सवाल है, चूना जल का रासायनिक सूत्र है, चूना जल का रासायनिक सूत्र है तो वो है CaOH2, CaOH2। चलिए अगला सवाल है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका pH मान क्या होगा? तो उसका pH मान 10 या 11 दोनों हो सकता है, 10 या 11 दोनों हो सकता है। चलिए अगला सवाल है, एल्काइन में कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो वो है 3। एल्काइन में कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो वो है 3। अगला है, ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है? ग्लूकोज का
आणविक सूत्र क्या होता है? तो इसका राइट जवाब है C6H12O6। C6H12O6 ग्लूकोज का आणविक सूत्र है। अगला सवाल लेकर आ रहे हैं आप लोगों के लिए, ध्यान से देखिए। उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं तो साबुन। उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं साबुन। अगला सवाल है -CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो कहते हैं एलिड हाइड। एलिड हाइड। अगला सवाल है आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या कितनी होगी? या क्या होगी? तो घटती है। क्या होती है? घटती है। अगला सवाल है निम्नांकित तत्वों को उनके अधातु गुणों के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाएंगे तो क्या हो जाएगा? इसको सजाएंगे, देखिए ध्यान से। तो पहले Li होगा, फिर B, फिर CO, फिर Fe होगा। अगला सवाल है सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन एक उपधातु है। कौन सी धातु है? उपधातु है। सिलिकॉन एक उपधातु है। अगला सवाल है निम्नांकित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है? निम्नांकित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है? तो Na। क्या है? Na। अगला है टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया? टिहरी बांध जो एक बांध है जिनका निर्माण किस प्रदेश में हुआ है? तो वह है उत्तराखंड में। कहाँ पे? उत्तराखंड में। चलिए धन्यवाद धन्यवाद। अगला देखिए। चलिए अगर हमारे चैनल पर न्यू है तो फटाक से डियर भैया जम्मू को लाइक सब्सक्राइब करें। और अगला सवाल है निम्नांकित में किस धातु को केरोसिन में डुबो कर रखते हैं? तो वो है सोडियम। वह सोडियम धातु है जिसको केरोसिन में डुबाकर रखते हैं। गुड। अगला सवाल है देखिए 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 अपमार्जक से बनाए जाते हैं। अपमार्जक से बनाए जाते हैं तो उपयुक्त सभी सर्फ एक्सल, शैम्पू, इजी सर्फ, सर्फ सभी चीज बनाए जाते हैं। अगला है सौर सेल में किसका उपयोग होता है? सौर सेल में किसका उपयोग होता है? तो वो है सिलिकॉन। क्या है? सिलिकॉन। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है? तो वो है CNG। CNG जो है खाना बनाने के उपयोग में नहीं होते हैं। अगला है 2Cu प्लस O2 माइनस 2CuO है। क्या है? तो ऑक्सीकरण है। क्या है? ऑक्सीकरण है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? तो ध्यान से देखिए वह समीकरण है PbNO3 2 और इधर किया हुआ है संतुलित में PbO प्लस NO2 प्लस O, इसलिए वह संतुलित नहीं है। अगला सवाल है उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है? तो वो है 7। उदासीन विलयन का जो pH मान होता है वो कितना है? 7। अगला सवाल है निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है? दुर्बल अम्ल कौन है? तो वो है CH3COOH। CH3COOH एक दुर्बल अम्ल है। कोई दिक्कत? चलिए ये 2023 का पूछे जाने वाले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्योलाइट अयस्क है। कार्योलाइट किसका अयस्क है? तो वो एल्युमिनियम का है। किसका है? एल्यूमिनियम का है। एल्यूमिनियम का है। ओके। चलिए पोटेशियम की परमाणु संख्या कितना है? पोटेशियम जो है उसका परमाणु संख्या कितना है? तो वो है 19। पोटेशियम की परमाणु संख्या कितने होते हैं? वो है 19। 19 पोटेशियम की परमाणु संख्या है। अगला सवाल है फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम है। UPAC नाम क्या है? तो वह है मेथोनोइक अम्ल। कौन सा अम्ल? मेथोनोइक अम्ल। अगला सवाल है
इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र है, इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र है। तो इसका राइट जवाब है C2H5OH, C2H5OH। एल्काइन कौन है, आपको पहचानना है कि इनमें से एल्काइन कौन है। तो ये है C2H2, C2H2, C2H2 एल्काइन है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल है आपके बीच, ये चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है। तो इसका राइट जवाब है C12H22O11, C12H22O11 वह चीनी का रासायनिक सूत्र है। अगला सवाल है, एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन की संख्या कितनी होती है। एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन की संख्या कितनी होती है। तो वो है 3, कितना, 3। शोषण के अध्ययन के लिए, शोषण के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज क्या है। तो वो है अंकुरित बीज। शोषण के लिए अध्ययन करना है तो वो कौन सा बीज को, तो अंकुरित बीज को। मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है, मानव का जो वृक्क है वो किस प्रणाली का एक हिस्सा है। तो वह है उत्सर्जन का, यानी कि नए जीवों का जो उत्पत्ति करे है ना, उसका एक प्रणाली का हिस्सा है। अगला सवाल है, पौधों में जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है। तो वो है पानी। पौधों में जो जाइलम होते हैं वो निम्नलिखित में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है। तो वो है पानी, पानी के लिए जिम्मेदार है। अगला सवाल है आपके बीच, श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है। हम जब सांस लेते हैं तो उसके साथ कौन सा गैस निकलता है। तो उसका राइट जवाब है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। पकने को निम्न में से किससे नियंत्रित किया जा सकता है। तो वो है इथिलीन, इथिलीन के द्वारा फलों को पकने के लिए नियंत्रित किया जा सकता है। डियर भैया जेमू यूट्यूब चैनल है हमारे, उसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चलिए अगला देखिए सवाल है कि न्यूरॉन का वह हिस्सा जहाँ जानकारी हासिल की जाती है, न्यूरॉन का वह कौन सा हिस्सा जहाँ जानकारी हासिल करेंगे। तो डेंटाइट है, क्या है, डेंट्राइट। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन आपातकाल का हार्मोन है। निम्न आपातकाल का हार्मोन है। तो एड्रेनालिन, एड्रेनालिन। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है। अनैच्छिक क्रिया कौन नहीं है। तो चबाना अनैच्छिक क्रियाएं नहीं है। अगला सवाल है, मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है। तो इसका राइट जवाब है 270 दिनों की गर्भ अवधि होती है। चलो रे बबुआ अगला सवाल देखिए, गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ। गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ। तो इसका राइट जवाब है 1985 में। कब हुआ, 1985 में गंगा एक्शन प्लान शुरू हुआ। चलिए अगला सवाल लेकर आए हैं कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नलिखित किस में होता है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नलिखित किस में होता है। तो वो है ईस्ट में, किस में, ईस्ट में होता है। आ रहा है समझ में, ईस्ट में होता है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। वह कौन सा बीमारी है श्वसन तंत्र से। तो वह है टीबी। टीबी जो है श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी है। आगे समझ में। अगला देखिए, मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं कर पाते। तो वो है सेलुलोज का। मनुष्य और कोई भी अन्य मांसाहारी जो जीव निम्नलिखित में से कौन नहीं, क्या नहीं कर पाएगा। तो सेलुलोज का। ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण है। तो ब्रेन हेमरेज का होता है वह हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन के कारण, हाइपरटेंशन के कारण बीमारी ब्रेन हेमरेज हो जाते हैं। निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है। परजीवी पादप का उदाहरण क्या है। तो वो है कसकूटा जो परजीवी पादप है। अगला सवाल है, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में कौन पंप करता है। तो वो एक आलिंदा द्वारा होता है, जो कि हमारे हृदय का एक भाग है आलिंदा, जिसके कारण
संपूर्ण शरीर में रक्त परिवहन करता है, पंप करता है। अगला, हाइड्रा में अलैंगिक जनन की अवधि है। हाइड्रा में अलैंगिक जनन की अवधि कितनी है? तो वो है मुकुलन, वो विधि। हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि क्या है? तो मुकुलन है, अवधि नहीं, सॉरी, विधि क्या है? मुकुलन। विधि क्या है? मुकुलन। अगला सवाल है, जनन संचारित रोग है। जनन कौन सा संचारित रोग है? तो जनन जो है सिफिलिस भी है, एड्स भी है, गोनोरिया भी है, यानी कि ये सभी बीमारी जनन से संचारित रोग है, जनन से संचारित रोग है। अगला सवाल है, और 2023 में पूछे जाने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम एक बार याद कर लीजिए और 50% रंग कर चले आइए बिना देखे। पुष्प का सबसे बाहरी भाग है, पुष्प की जो सबसे बाहरी भाग है उसे क्या कहेंगे? तो बोलेंगे ब्रह्मदल्लीपुंज। क्या बोलेंगे? ब्रह्मदल्लीपुंज। समझ में आ रहा है बच्चों? आ रहा है तो अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबायोटिक है? ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबायोटिक है? तो वो है बी। कौन सा? बी। ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबायोटिक है? तो वो है बी। अगला सवाल लेकर आ रहे हैं, देखिए जल्दी जल्दी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक प्लीज। अगला देखिए सवाल है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में से कौन नहीं नियंत्रित करता है? तो वो कौन सा है जो ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित नहीं करता? तो वो है इंसुलिन। इंसुलिन जो है वो हमारे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित नहीं करता है। अगला सवाल, ये 76 नंबर का सवाल चल रहा है, और देखिए 76 नंबर का सवाल क्या आ रहा है, ध्यान से देखिए और फटाफट जवाब दीजिए। आप लोग जवाब देने में लेट ना करें, फटाफट दीजिए। सवाल ये है, पादप वृद्धि हार्मोन है, पादप वृद्धि हार्मोन है, तो वो है जिबरेलिन। कौन सा हार्मोन? जिबरेलिन जो है पादप वृद्धि हार्मोन है, जिबरेलिन। समझ गया? अगला सवाल है, देखिए अगला सवाल है, हार्मोन स्रावित होता है। हार्मोन किससे स्रावित होता है? तो वह है अंतस्रावित ग्रंथियां से। अंतस्रावित जो ग्रंथियां होती है उसी से हार्मोन स्रावित होते हैं। समझ में आ गए? तो अगला सवाल देखिए, मनुष्य के मुख गुहिका में कितने जोड़े लाल ग्रंथियां पाई जाती है? तो इसका राइट जवाब है 3। हमारे मुंह के अंदर जो लाल ग्रंथियां हैं वो है 3। कितना है? 3 है। और अगला सवाल है, देखिए अगला सवाल आ रहा है आप लोग के लिए, घबराए नहीं। सवाल है, एंड्रोजन। एंड्रोजन क्या है? तो वह मेल हार्मोन है। क्या है? मेल हार्मोन एंड्रोजन है। एंड्रोजन क्या है? को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना? तो वो है मेंडल ने, जो अपने सवाल के लिए, अपने प्रश्नों के लिए चुना था, मेंडल।